नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं महाबहस। 2024 का महासंग्राम, बीजेपी का यूपी प्लान, बीजेपी का मिशन 80 वर्सेस विपक्ष का गठबंधन, बीजेपी का विकास प्लान वर्सेस समाजवादी पार्टी का मानस ज्ञान। 14 महीने बाकी, जाटलैंड से बीजेपी की झांकी, योगी का मेगा प्लान, अखिलेश क्यों परेशान। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर करेंगे महाबहस, लेकिन सबसे पहले देखते हैं महाबहस टॉप 10। अट्ठाईस फरवरी को मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमरोहा और सहारनपुर में करेंगे बैठक, पार्टी नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, खनन विभाग के 5 अधिकारियों को किया निलंबित, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ में कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रामचरितमानस को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार, कहा एसपी मौर्य मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं अनर्गल बयानबाजी। रायबरेली में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद का बड़ा बयान, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा 2024 में मुसलमान बीजेपी को करेंगे वोट, मुसलमानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है सरकार। कांग्रेस नेता अजय राय पर मानहानि का मुकदमा, वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दर्ज कराई एफआईआर, राहुल गांधी के विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं देने का लगाया था आरोप। दिल्ली में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान, कहा हारी हुई सीटों के लिए पार्टी ने तैयार की नई रणनीति, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में जीतेंगे सभी सीटें। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर शिव प्रताप शुक्ला ने शपथ ली, शिमला में संस्कृत में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। निखत अंसारी और ड्राइवर नियाज से पुलिस और एसटीएफ की पूछताछ जारी, दोनों से चित्रकूट पुलिस लाइन में सवाल जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर, निखत से ईडी भी करेगी पूछताछ। जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी का अभियान, हर विधानसभा के ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन, पहला चरण 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर मित्र विपक्ष का लगाया आरोप, तो सरकार के नए नकल विरोधी कानून पर भी सवाल खड़े किए। तो 2024 की जंग के लिए बिगुल बज चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी से शंखनाद करने वाले हैं। यूपी की 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है, जिसके लिए 3 कैटेगरी तय की गई है। पहली कैटेगरी में हारी हुई 14 सीटों पर जोर दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में 1 लाख और 1.25 लाख से कम मार्जिन पर जीत वाली सीट के लिए अलग प्लान तैयार किया गया है और बाकी सीटों के लिए अलग तैयारी है। वहीं अखिलेश यादव जातीय जनगणना की मांग को लेकर 24 फरवरी से पूर्वांचल में अभियान चलाने वाले हैं और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मानस विवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण और विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने का प्लान बना लिया है। तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी को अपने गठबंधन पर पूरा भरोसा है। अब देखना है कि 2024 केरल में जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है। आज इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दो 2024 का महासंग्राम, बीजेपी का यूपी प्लान। जो हम नहीं जीत सकते थे, जैसे आजमगढ़ हम इस बार जीते हैं और रामपुर हम लोग इस बार जीते हैं, तो इस प्रकार की सीटें जब हम जीते हैं तो लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई सीट ऐसी हो जो हम लोग ना जीत सकते हो। तो सारी सीटें जब हम लोग जीत सकते हैं तो उसकी उसी को लेकर तैयारी है। आरएलडी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई हो, ये कोई चुनाव लड़के कोई ना तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये लोग क्या करेंगे। बीजेपी का मिशन 80 वर्सेस विपक्ष का गठबंधन। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम अपने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचा करके और उनकी योजनाओं को बता करके और लोगों का आशीर्वाद लेकर के काम कर रहे हैं। बीजेपी का विकास प्लान वर्सेस एसपी का मानस ज्ञान। में
चर्चित होने के लिए कुछ लोग उटपटांग बातें करते हैं, उसी तरह से बिना संदर्भ के, बिना समय परिस्थिति के कोई इस चर्चा का औचित्य नहीं था, न कोई इस पर वक्तव्य देने की औचित्य था। क्यों उन्होंने छेड़ा है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है, ये वही जान सकते। 14 महीने बाकी, जाटलैंड से बीजेपी की झांकी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो जब भी क्षेत्र में जाए तो अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लेते जाए, क्योंकि जनता आने वाले समय में जवाब जरूर मांगेगी कि बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ। योगी का मेगा प्लान, अखिलेश के ऊपर इशारा। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ी से, आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक। संजय चौधरी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब भी अपना दल के साथ मिलाकर आपने उत्तर प्रदेश में 73 सीटें ही जीती थी, 7 आपके पाले में नहीं आई थी। इस बार आपके बड़े लक्ष्य का आधार क्या है? क्यों ये माना जाए कि आपका मिशन 80 कामयाब हो जाएगा? क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बीते सालों में जो किया है और बीते सालों में करने का जो परिणाम आया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य रख रही है। हमने देखा है कि कैसे पहले चुनाव के अंदर जब हमने पूरे देश के अंदर इस बात का टारगेट रखा था कि 273 प्लस करेंगे, तो हमने उस लक्ष्य को पाया। दोबारा 2019 के चुनाव में लोकसभा में हमने 300 प्लस का रखा था, 300 प्लस को पार किया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में हमने इस बार 80 सीट्स का जो अपना टारगेट रखा है। निश्चित रूप से बढ़ते हुए भारत के आधार पर, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बनने के आधार पर, आत्मनिर्भर भारत के आधार पर, गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर और भ्रष्टाचार से मुक्त गरीबों के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की जिस प्रकार के कार्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में शानदार निवेश हुआ है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बीते 5 साल में दोगुनी हुई है और बढ़ते निवेश के आधार पर उत्तर प्रदेश का परिवेश भी बदला है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी हारी हुई सीटों पर मेहनत करने की पराकाष्ठा को किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो 80 सीट को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, पुराने परिणामों के आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार, आपने कहा कि 2014 में 272 प्लस आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, आपने उसको प्राप्त किया। 2019 में 300 प्लस किया था, उसको प्राप्त किया। लेकिन 2019 में उत्तर प्रदेश में 75 प्लस आपने लक्ष्य रखा था, 64 पर आपको जीत मिली, 2 सीटें आपने उपचुनाव में जीती। मैं इससे पहले धर्मेंद्र यादव का रिएक्शन लूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जनता के बीच में जाइए, प्रचार करिए, वोट भी मांगिए, लेकिन साथ ही साथ अपना रिपोर्ट कार्ड भी हाथ में रखिए। इस पर आपका जवाब? देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो भारतीय जनता पार्टी का बताता है ना कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार जीतकर दोबारा आई है। ये योगी आदित्यनाथ जी पर जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया, वो बताता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए कोई सरकार पहली बार जीत के आई है। तो ये जनता का जो विश्वास है, ये हमें पूर्णता दिलाता है। और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा है कि अखिलेश और आजम जैसे बड़े समाजवादी पार्टी के नेता अपने संसदीय क्षेत्रों में भी जनता ने उन्हें पराजित किया है। ये विश्वास व्यक्त करता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं इसी पॉइंट पर धर्मेंद्र यादव के पास जा रहा हूं। धर्मेंद्र यादव, उनका कहना है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक है, हम पास हैं, तभी तो 14 के बाद 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते, 35 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतिहास दोहराया गया और आप तो आजमगढ़ और रामपुर भी हार गए। 35 साल नहीं, 35,000 साल का इतिहास दोहरा दिया इन लोगों ने। माँ बेटी को जलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अपना पेट थपथपाती हुई, शर्म तो आएगी नहीं है। हाथरस में बेटी को प्रशासन ने जला दिया, ये डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है। आज तक उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का मूल्य तय नहीं हो पाया, पेराई सत्र खत्म होने को आ गया है। पूरे 5 साल में 25 रुपए बढ़ाने का काम किया है और उसके अलावा बोरी में 5 किलो खाद की चोरी करने का काम किया है। महंगाई 30 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी चरम पर है। भ्रष्टाचार का तो इतना बोलबाला है कि उत्तर प्रदेश में
उप मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अस्पतालों की हालत खस्ता है, तो जो एक आम इंसान है जिसको शिक्षा चाहिए वो शिक्षा नहीं पा रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए वो स्टेचर पर है। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था स्टेचर पे चल रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण खाने का पूरा काम कर दिया। दलित पिछड़ों के जो हालात कर दिए, पिछले 50 सालों में इतने हालात ऐसे नहीं हुए होंगे। दलित पिछड़े 50 साल पीछे चले गए हैं नौकरियों के मामले में, शिक्षण संस्थानों में दाखिले के मामले में, आपके स्कॉलरशिप के मामले में। उसके अलावा किसानों के साथ जो इन लोगों ने किया उसको पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। कौन भूल जाएगा, मुझे बताइए, जब किसानों को रौदा गया? कौन भूल जाएगा जब बेटियों को जलाया गया? बेटी बचाने बेटी पढ़ाने के आड़ में बेटियों को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समझ रही है। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने जाएंगे, इनसे जनता पूछेगी कि हमारे पास 15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां। ये बहुत पुराना हो गया धर्मेंद्र यादव जी। मैं आपकी इन्हीं बातों पर 2 पॉइंट रख रहा हूँ। पहली बात तो कि महंगाई, बेरोजगारी, हाथरस और 15 लाख, ये सब मुद्दे आप पहले भी उठा चुके हैं। उसके बावजूद वो 19 में भी जीते और 22 में भी जीते। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये, अगर एक मिनट सुनिए तो सही। दूसरा पॉइंट ये, अगर आपके लिए वाकई में ये सब मुद्दे हैं जो आप लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो फिर अचानक से मानस विवाद क्यों खड़ा कर दिया? इन्हीं मुद्दों को लेकर जाते ना भाई। जाति जनगणना आपके हिसाब से गलत मुद्दा है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह दें कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए तो हम इस बात को मान लें। या तो आपने ठीक से सुना नहीं या तो अनसुना कर दिया। मैंने जाति जनगणना की भी बात ही नहीं की, मैं आऊंगा उस पर। मैं कह रहा हूं आपने तो मानस विवाद खड़ा कर दिया। आप इन्हीं मुद्दों पर जाते हैं ना पब्लिक के बीच में। ये बता दीजिए, किसी नारी को, किसी महिला को पशु कहने का कौन सा सिस्टम है? मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका समर्थन करते हैं क्या? अगर इसका समर्थन करते हैं उनको मुबारक हो, हम उसके लिए लड़ेंगे। आप वैसे मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने मसला छेड़ दिया धर्मेंद्र यादव, तो मैं इस पर जरूर एक बात कहूंगा। आप भी पब्लिक के बीच में जाते होंगे ना सर, आप भी पब्लिक के बीच में जाते होंगे ना। आज जिस महिला सम्मान की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, 1995 में गेस्ट हाउस में क्या कुछ हुआ था याद है या नहीं? वो भूल गए क्या स्वामी प्रसाद मौर्य? उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से महिलाओं को लेकर क्या क्या बयान समय समय पर आए हैं, वो भी अच्छी तरीके से उनको याद होगा। तो ये तो पब्लिक समझ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुद्दा छेड़ा है, तो क्यों छेड़ा है? अनिल दुबे, क्या बाकी मुद्दे अब इनकैश नहीं हो रहे हैं, इस वजह से मानस विवाद खड़ा कर दिया गया है? आप एक तरफ गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप किसान की बात कर रहे हैं, एक तरफ आपने मानस विवाद खड़ा कर दिया। अनिल दुबे, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों के मुद्दे के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल महंगाई के मुद्दे के साथ है। और हम जो नैरेटिव है, जो हम ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव चेंज करना चाहती है, ये राम के नाम पर रामचरितमानस के का नैरेटिव करना चाहते हैं। अगर रामचरितमानस का और राम का ही नैरेटिव गढ़ोगे, इससे राम ही बचावे। हम चाहते हैं कि देश में विकास पर चर्चा हो। देश में जो आपने 2022 में किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का, अरे दादा आप तो चाहते हैं, चर्चा हो, आप तो चाहते हैं, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो नहीं चाहते हैं। वही तो ले गए मानस विवाद की तरफ पूरे मसले को। क्या चाहते हैं वो उनका अपना निजी विचार है। हम चाहते हैं कि इस देश के किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिले। उनको 14 दिन में आपने भुगतान देने का वादा किया था, वो भुगतान दीजिए। आधा सत्र बीत गया, लेकिन गन्ने का रेट सरकार ने घोषित करने का काम नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं किया। कानपुर देहात में झोपड़ी जला दी गई, माँ बेटी जल करके मर गई। ये सरकार, ये एजेंडे हैं और इन एजेंडों पर चर्चा होगी। दुबे जी, आप राम के नाम पर, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, कम से कम ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। उनका व्यक्तिगत बयान होता तो समाजवादी पार्टी से 2 महिला नेताओं को बाहर नहीं कर दिया जाता। मैं आऊंगा आपके पास। महंत राजू दास जी, स्वामी प्रसाद का महंत राजू दास जी, 2024 से पहले राम मंदिर का फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर भी लोगों के बीच में जाएगी। क्या उससे पहले इस मुद्दे का तोड़ निकालने के लिए ही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया है कि अगर वो राम मंदिर की बात करेंगे तो हम मानस की कुछ चौपाइयों को उठाकर उन तमाम लोगों का जिक्र कर देंगे जिनसे संबंधित वो चौपाइयां हैं, और यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ अतीत से गलत होता आया है, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। क्या ये उनका तोड़ है क्या राजू दास? नहीं, पहले तो निवेदन करूंगा इन राजनीतिक दल के लोगों से। भगवान राम सभी दलों के हैं, सभी सनातनियों के हैं। रामचरितमानस हर घर में पाया जाता है, सबकी आस्था और विश्वास है। कष्ट इस बात की है
कि जिन नेताओं ने कभी रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, रामचरितमानस के बारे में एक अक्षर नहीं जानते, उन लोगों ने ये चीज निकाला कि ये पॉइंट गलत है, ये दोहे गलत है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से, जब माननीय मौर्य जी बीएसपी में थे, गद्दावर मंत्री थे, बीएसपी की सरकार थी, बीएसपी के पार्टी कार्यालय के बाहर में कोई पोस्टर नहीं लगता था, तब उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि जब हमारी सरकार है रामचरितमानस में महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए गलत शब्द लिखे हुए हैं, मैं इसको बैन करता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रहे थे, तब बीजेपी कार्यालय के बाहर कोई पोस्टर नहीं लगे, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी बेटी सांसद है, मैं मंत्री हूं, रामचरितमानस गलत है, मैं बैन करने की बात करता हूं। चले गए समाजवादी पार्टी में, माननीय लोहिया जी की जो विचार थी, लोहिया जी राम राज की परिकल्पना करते थे, समाजवादी विचारधारा को लेकर उन्होंने अयोध्या में रामायण मेले का शुरुआत किया था। तो क्या माननीय अखिलेश यादव जी उस समय में आपके नेताओं ने क्यों नहीं कहा था कि रामचरितमानस गंदा पुस्तक है, इसको बैन करना चाहिए? यही मैं पूछना चाहता हूं। धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट और लूंगा। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। ठीक है राजूदास जी, पूरी करिए। मैं धर्मेंद्र यादव जी से निवेदन करता हूं, समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े महात्मा हैं, धर्मगुरु हैं, अगर कोई समस्या थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कहना चाहिए था अखिलेश यादव जी से कि शास्त्रार्थ कर लें, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? दो बहन जब राम की बात किया तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया, भगवान कृष्ण को गाली दिया जा रहा है, रामचरितमानस को गाली दिया जा रहा है। ये गंदी बात है, गलत बात है। कुरान की कुरीति के बारे में बोलकर देख ले, सरतन से जुदा हो जाएगा। बाइबिल के कुरीति के बारे में बोलकर देख ले, इस्लाम में 2900 जातियां हैं, ये जातियां किसने बनाई? 72 फिरके हैं, एक दूसरे के मस्जिद में लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते। आप देखिए बाइबिल में आ गई सर, आपकी बात आ गई राजूदास जी, आपकी बात आ गई। अब एक बार प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कभी महिला का अपमान नहीं किया, तो अगर कहीं इस बात की पुष्टि होती है कि महिला का अपमान हो रहा है, किसी दलित का अपमान हो रहा है, किसी शूद्र का अपमान हो रहा है और मानवता शर्मसार हो रही है, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विचार नहीं है, उनका आचरण नहीं है। हम इसको मानते हैं। लोहिया जी भी इसी बात को कहते थे। अगर राजू मोहनदास जी इस तरह से गुमराह करके पूरे देश की जनता को एक धर्म की आड़ में गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, जो कि गंदी बुक है, गंदी किताब का जिक्र तो किसी ने किया ही नहीं आज तक। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि पूरे देश में किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा होगा कि रामचरितमानस गंदी किताब है, महंत राजूदास जी के अलावा, जो इन्होंने आज कैमरे पे बोला है। ये रिकॉर्डिंग आप चेक करिए, रिकॉर्डिंग चेक करिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीएसपी में थे तब तक उन्होंने बात नहीं कही, बीएसपी कार्यालय के बाहर कोई होर्डिंग नहीं लगी। जब वो 5 साल बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे तब भी उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। आज 2022 का चुनाव हारने के बाद, अपनी सीट हारने के बाद भी अचानक से उनको इन चौपाइयों के जरिए महिला सम्मान की बात याद आ गई है। नहीं, क्यों नहीं याद आए? महिला सम्मान की बात याद नहीं आनी चाहिए आपको? अरे याद आनी चाहिए। आप या तो अनसुना कर रहे हैं तो सुन नहीं रहे, फिर से सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि जब वो बीएसपी में थे तब उनको याद नहीं आई, जब वो बीजेपी में सत्ता की मलाई खा रहे थे तब उनको याद नहीं आई। आज उनके याद करने पर सवाल खड़ा हो रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि उनको याद आ रही तो गलत है। ये कहा जा रहा है कि अचानक से अपनी उम्र के 69वें बसंत में आकर उनको याद क्यों आई? आज जो याद आ रही है वो सही है कि गलत है, इसको बताइए। महंत जी से पूछिए कि आज अतीत में याद नहीं आई वो सही था या गलत था? अतीत में याद नहीं आई वो सही था या गलत था? गेस्ट हाउस कांड सही था या गलत था? भविष्य तक रामचरितमानस पर उंगली उठाते हो, लाल शर्म नहीं है? शर्म के मारे डूब के मर जाओ, देश में शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। जीवन का कचरा समाजवादियों ने लगा दिया है और आगे भी लगाते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब जब नारी के साथ अपमान होगा, समाजवादी खड़े मिलेंगे, जवाब देगी, जनता जूता लेके स्वागत करेगा, जनता जूता लेके स्वागत करेगा। रोली मिश्रा तिवारी ने कहा कि मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक ट्वीट का क्या किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी फौज मेरे खिलाफ खड़ी कर दी अपशब्द कहने के लिए, वहां नारी का सम्मान हो रहा था। ठीक है संजय चौधरी, मैं एक बार फिर से मुद्दे पर आता हूं। संजय चौधरी ये बताइए, जो सवाल मैंने आपसे पहले किया था,
2019 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन होता है तो आप उत्तर प्रदेश की वो 13 सीटें हार जाते हैं जो आपने 2014 में जीती थी। अब 2024 में अगर एक बार फिर से आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना रहता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और साथ ही साथ मैनपुरी सीट में कैसे आप सेंधमारी करेंगे जहां पर अभी आप हाल ही में उपचुनाव हार गए? देखिए, 2019 का जो चुनाव था वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का वैसे ही चुनाव था। हमने देखा है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो सपा और बसपा जब लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर आ गई। लेकिन 2019 के चुनाव में सपा और बसपा के मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 75% से ज्यादा सीटें जीत कर दिखाई थी। और अब जो समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी उसकी तुलना में आज बसपा इसके साथ नहीं है। यानी कि विधानसभा चुनाव में भी जो दल इनके साथ थे, चाहे वो राजभर हो या केशव देव मौर्य हो, ये भी इनको छोड़कर जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के तुलना में जो 2022 में हुआ था, समाजवादी पार्टी और बार बार लगातार और कमजोर होती जा रही है। और हमने देखा है कि इतनी कमजोर हो गई है कि अखिलेश और आजम जैसे कद्दावर नेताओं के संसदीय क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आरएलडी के गठबंधन को आप मजबूत नहीं मानते हैं क्या? मैं इस पर अनिल दुबे से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले आलोक वत्स जी को चर्चा में शामिल कर लूं। आलोक वत्स जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 49.98% वोट मिले थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में 41.29% हो गए। मतलब वोट शेयर घट गया 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ आ गए, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको लग रहा है कि 2024 में मिशन 80 कामयाब हो पाएगा? इसका तोड़ बीजेपी ढूंढ लेगी? देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा विपक्ष के खेमे की तरफ से कि जब नाज मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनके पास मुद्दे नहीं है तो ये ऐसे मुद्दे गढ़ रहे हैं जो इनके लिए खुद आत्मघाती साबित हो रहा है। अब हिंदुओं के देश में जहां 85% हिंदू रहते हैं, वहां पर रामचरितमानस का अपमान करना, इससे ज्यादा और हास्यास्पद क्या हो सकता है? कितनी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है इन्होंने। इनको लगता है वो लोग जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो रामचरितमानस का अपमान होते देख रहे हैं, क्या वो इनका साथ देंगे आने वाले चुनाव में? और रही बात प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी 37 कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ हर वर्ग को मिला है। कोई भी वर्ग इस देश का या यूपी का उससे अछूता नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है गुजरात, जहां 10 मुसलमान बाहुल क्षेत्रों में 7 में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई, और रामपुर का चुनाव जहां मुस्लिम बाहुल्य है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत का दर्शन फहराया। इसका मतलब अब मुसलमान कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब हो रहे हैं, न कि किस तरीके की अनर्गल बातें जो कुरान और इसके उसके, और अब ये न्याय छोड़ दिया सगुफा। मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये बात करते हैं स्त्रियों के अपमान की। बहन मायावती जी के साथ जो हुआ गेस्ट हाउस में, वो किस पार्टी ने किया? वो महिला थी कि या नहीं थी? जिनका अपमान किया, चीर हरण सब कुछ करने की कोशिश की, जान से मार देते उनको अगर उस दिन थोड़ी सी चूक हो जाती तो। और ये बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं। आपके पार्टी के 16-16 बरस के 10-10 साल के साथी जिन्होंने मात्र क्वेश्चन किया, उनको अपने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस आदमी को आपको डिमोट करना चाहिए अपने पार्टी में, उसको आपने प्रमोट करके बना दिया महासचिव। अरे क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये तो आप खुद भाजपा। मैं इस पर धर्मेंद्र यादव का रिएक्शन लूंगा, उसके बाद अनिल दुबे आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र यादव, ये तो भाजपा का राह खुद ही ये राजनीतिक, सुन लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक साहब अगर थोड़ा सा रेशनैलिटी देखें, समझें, सोचें, अगर हम महिला के सम्मान को बचाने की बात करेंगे तो कहेंगे कि रामचरितमानस का अपमान हो गया। अगर हम दलितों को सम्मान बचाने की बात करेंगे तो कहेंगे इनका अपमान हो गया। अगर हम कहेंगे अडानी ने फ्रॉड किया देश के साथ, 10 लाख करोड़ रुपए निवेशकों को पैसे डूब गए, तो बोलेंगे देश के साथ धोखा हो रहा है। तो ये अपने फ्रॉड को राष्ट्र के रैपर में लपेटकर जनता के सामने पेश करना चाहते हैं, और ये एजेंडे के तहत बैठ के जाकर के उत्तर प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनसे ये पूछा जाए कि 20 करोड़ नौकरियां कहां गई? देश में जब 2 करोड़ पर 1 साल की में नौकरी देनी थी, 10 साल की सरकार हो गई, 20 करोड़ नौकरियां कहां है? किसान की आय दोगुनी कहां है? बिजली का बिल कहां है? सरसों का तेल कहां है? डीजल पेट्रोल कहां है? रुकिए, विदेश नीति कहां है? सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुनिए, विदेश नीति कहां है?
चाइना से आयात बढ़ गया। जब चाइना को हम पैसा देंगे तो हम बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट करेगा। यही इनकी विदेश नीति है, यही डबल इंजन की सरकार के। ऐसे देश सुरक्षित रहेगा? आपके पास ना विदेश नीति है ना कोई स्वदेश नीति है। आप जनता को आग में झोंकने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये पूरे देश की जनता समझ गई। सुन लीजिए मेरी बात, कोई योजना नहीं है। शिक्षा के मामले में आपका कोई योजना नहीं है। महंगाई रोकने कोई योजना नहीं है। डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जब कच्चा तेल घट रहा है तो डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? बताइए ना मुझे, डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहा है? कच्चा तेल का दाम घट रहा है, सरसों के तेल के दाम क्यों बढ़ रहा है? मुझे बताइए, आप इसको नहीं बता सकते हैं। स्कूल की फीस क्यों आप बढ़ा रहे हैं जब महंगाई इतनी चरम पे जा रही है? तो आप मुझे बताइए, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही है? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं ला रहे? आपके पास न किसान के लिए योजना है, न नौजवान के लिए योजना है, न व्यापारियों के लिए योजना है, न गरीबों के लिए योजना है, न पिछड़ों के लिए योजना है, न महिलाओं के लिए योजना है। आप ठीक है, 1 to 1 नहीं करते। अनिल दुबे जी, ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक ही ट्रैक पर है क्या मुद्दों को लेकर, तैयारियों को लेकर? क्योंकि आरएलडी की तरफ से अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि आप लोग निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या 24 में एक बार फिर से साथ आ जाएंगे क्या? नहीं, ये सब चीजें स्पष्ट हैं। हम निकाय चुनाव भी मिलकर के लड़ेंगे और हम लोकसभा का चुनाव भी मिलकर के लड़ेंगे। अच्छा। और रामायण और रामचरितमानस का नैरेटिव हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं गढ़ने देंगे। हम इनको मुद्दों पर घेरने का काम करेंगे। अरे हम सर, इस नैरेटिव को गढ़ने से रोकना है तो पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य को रोकिए ना। आप कह रहे हैं हम भाजपा को नहीं गढ़ने देंगे। मौर्य जी, अब देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको स्वतंत्रता है अपने विचारों की। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि उनके विचारों से आरएलडी को नुकसान हो जाए तो चलेगा। अरे वो नहीं, उनके विचारों से आरएलडी को नुकसान। भाई, आप गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं ना, आप किसानों की बात कर रहे हैं ना, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं ना, और अगर वो मानस विवाद खड़ा कर देंगे तो ये चलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा, इससे आप ये मान रहे हैं? हम नहीं, वो क्या कर रहे हैं, सवाल इस बात का नहीं है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, और ये जो कानपुर में घटना हुई है, ठीक है, इन सारे सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, हम जनता के बीच में इनको घेरने का ठीक है। संजय चौधरी, हम रोजगार के सवाल, वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और उसके लिए अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं। आप इसका निचोड़ कैसे निकालेंगे? आप ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को जातियों से ऊपर उठाकर एक सूत्र में पिरोया है, हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। ये इससे आपको कोई नुकसान होगा या नहीं? संजय चौधरी, ये विकास के मुद्दे पर नहीं जाना चाहते, ये किसानों की बात नहीं करना चाहते। ठीक है अनिल दुबे जी, आ गई आपकी बात। संजय चौधरी, मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी और लोकदल की मूल प्रवृत्ति एक जैसी है। यह परिवारवादी, अपराधियों की संरक्षक और भ्रष्टाचार की पोषक है। आज एक और बड़ी मजेदार घटना हुई। अंसारी साहब के बेटे के बारे में, जिसकी पत्नी उससे मिला करती थी, उसके पक्ष में बयान राजभर साहब ने नहीं दिया। जिसकी पार्टी का अंसारी का बेटा विधायक है, उसको बयान देने के लिए कौन सामने आया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल सिंह ने कहा कि ये खराब हो रहा है। यानी कि अपराध को भी समर्थन देंगे, उत्तर प्रदेश के विकास को भी नहीं देखेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग अपना अपना तय करके आते हैं, वही बोलते हैं। मैंने सवाल किया था जातीय जनगणना पर, ठीक है, समय का अभाव है। धर्मेंद्र यादव, सबसे आखिर में, जातीय जनगणना से समाजवादी पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या मिलने वाला है? जल्दी से। समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराएगी। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इसका विरोध करती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार विरोध करती है। मानस का अपमान किया है। क्लोजिंग कमेंट राजू दास जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। राजू दास जी, निवेदन है, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम को गोली से भुनवाया। अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से सबके अपने अपने मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन असली परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। सबके अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम विकास और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, उनके प्रवक्ताओं का कहना है कि उनको जनता के बीच में जाकर यह बताना होगा कि बीते 10 बरस से 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने क्या किया है लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।